गवई साहब कुछ भी कह दें फेयरवेल में, मगर उन्होंने पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये मैंने फाइनल मैं बात कर रहा हूँ। पावर का इस्तेमाल करते तो बैकलॉग की बात आती, भरो, बिल्कुल ये मांग बहुत पुराना मांग है, सबका जितने मोमेंट से जुड़े लोग हैं मांग कर रहे हैं। फिर ये लेटरल एंट्री से जो नया ड्रामा शुरू हुआ, इस पर रोक लगना था, नहीं लगा। इससे एससी के वो जो संभावित प्रत्याशी हैं कोटे से जाने वाले, उनका हिस्सा मारा जा रहा, एसटी के संभावित प्रत्याशियों का हिस्सा मारा जा रहा, ओबीसी का मारा जा रहा। अब आप कहेंगे कि समाज ने मेरा विरोध किया, समाज के लिए आपने कोई उल्लेखनीय काम तो खैर नहीं किया, ये तो मैं कह सकता हूँ। और देश के अल्पसंख्यक मुसलमान होने के नाते भी मैं कह सकता हूँ कि वक्फ के मुद्दे पर भी आपकी राय स्पष्ट नहीं रही। आपका CA/NRC पर भी कोई नहीं आया, आपका 35 से 370 पर भी कोई फैसला नहीं आया, हालांकि उसका अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं। फिर भी जेल में बंद बच्चे, उनको जेल में हमारे बंद बच्चों पर आपकी कोई राय नहीं आई। बुलडोज़र पर आपने क्या फैसला सुनाया वो मेरे पल्ले आज तक नहीं पड़ा। सारी सरकारें बुलडोज़र चला ही रही हैं, ठीक है। जो एक हिंदुत्व का वेव है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो सड़कों पर एक उपद्रव हो रहा है, उस पर न्यायालय के द्वारा कुछ टिप्पणी नहीं की गई। और चुनाव आयोग में जितनी शंकाएं चुनाव आयोग से जताई जा रही है, जितनी शिकायतें चुनाव आयोग से की जा रही है, उसका निराकरण या समाधान भी नहीं मिल पाया। SIR की सारी त्रुटि अदालत के सामने रखी गई, लेकिन गवई साहब का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया। उसकी बानगी अब फिर मिलने लगी कि सुसाइड अभी भी लोग कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, बंगाल में, गुजरात में, अब उत्तर प्रदेश में भी आप सुन लीजिएगा। तो ये आखिर गवई साहब को मैं, अगर आप कहेंगे कि 10 में कितने नंबर दोगे, तो मैं तो 10 में 4 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। मैं बहुत सफल, हाँ मुझे फ़ख्र है कि समाज का एक बंदा वहाँ तक पहुँचा है और वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन मैं उनसे विनती चलते चलते करता हूँ कि कम से कम अपने पूरे उस क्या कहते हैं अनुभव का, जो आपने न्यायिक व्यवस्था में रहकर प्राप्त किया है, उसका उल्लेख किताबों में, लेखनी में ज़रूर करेंगे, कहीं गुम न हो जाएंगे। समाज का कर्ज अभी आप पर बाकी। वर्गीकरण पर समाज में 2 हिस्सा था। एक तबका कहता था कि कोटा विद इन कोटा का मतलब होता है समाज को तोड़ा जा रहा, यानी एक ब्लॉक जो हमारा SC ब्लॉक है, ठीक है, जो अनुसूचित जातियों का एक समूह है, उसे तोड़ा जा रहा, ये कहा जा रहा था। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी खड़ा हुआ उनके समर्थन में, जिसने कहा कि कोटा विद इन कोटा जो है वह स्वीकार्य है। इससे उन जातियों को, SC वर्गों के उन जातियों को, अनुसूचित जातियों में से उन जातियों को जो अब तक मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें अवसर मिलेगा। एक बात मैं कैमरे पर बोलता हूँ, मेरा निजी अनुभव है कि वर्गीकरण स्वीकार योग्य फैसला। सरकार की मंशा क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वर्गीकरण के बाद मैंने हरियाणा में नॉन जाटव, नॉन चमार जिन जातियों से भी बात की, सबने प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, वाल्मीकि समाज के नेता आपके इस विरोध प्रदर्शन से बिल्कुल दूर रहे, बिल्कुल उन्होंने नहीं इसको किया। ये चीज़ उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम जगहों पर मैंने देखा। देखिए, इस सच्चाई को नकारने से या किसी सच्चाई पर पर्दा डालने से सच्चाई नहीं खत्म हो सकती। इसके साथ साथ उन्होंने क्रीमी लेयर का भी जिक्र किया था ना, कि SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। नहीं, वो भी तो साथ में विरोध था। नहीं, क्रीमी लेयर अगर SC ST में, OBC में है, OBC में है, OBC में और SC ST में भी अगर है, नहीं है ना, अभी वो कह रहे हैं होना चाहिए। मैं वहाँ भी समर्थन में हूँ, लेकिन मैं वहाँ भी समर्थन में कैसे हूँ, जब तक ये नहीं होगा। आरक्षण का उद्देश्य है बिल्कुल साधारण परिवार को निकालना और उसे असाधारण बना देना। जैसे बहन जी साधारण परिवार से निकली और अब वो एक असाधारण हो चुकी है। अब वो भारत के मतलब बड़े बड़े जो दुबे जी, चौबे जी, शुक्ला जी, जितने जी हैं, तिवारी जी, त्रिपाठी जी, पांडे जी के बराबर की हो चुकी है। मतलब उनके साथ जाति भेदभाव नहीं होगा, होगा वो अलग लड़ाई होगी। लड़ाई तो वही है ना। नहीं, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे करने का, सिर्फ जाति सूचक शब्द बोल देना या जाति के नाम पर किसी को गाली दे देना, ये एक अलग अपराध है। लेकिन जातियों के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास होना,
ये एक मुद्दा है कि जाटव चमार का वो तबका जो आज भी पीछे है, वाल्मीकि और धीमर का वो तबका जो आज भी पीछे है, और तमाम एससी की उन उप समूहों की वो जातियां जो आज भी पीछे हैं, वो भुगता रहे। बिहार में पासवान परिवार यानी रामविलास पासवान का परिवार, रामविलास पासवान जी स्वर्गीय मंत्री रहे, पशुपति कुमार पारस अभी जीवित हैं, मंत्री रहे, पीताम्बर पासवान और एक और उनके भाई थे वो भी मर गए, मैं जो है ना वो भी सांसद थे। अब उनके बहू दामाद का भी मसला, वो भी सांसद हैं। प्रिंस जो पशुपति के बेटा वो भी सांसद हैं। अभी यशराज को उन्होंने लड़वाया था, दूसरे बेटा को, वो भी जीत जाता तो विधायक होता। चिराग पासवान वो भी मंत्री हैं। चिराग पासवान के परिवार में जो भी, तो एक परिवार हो जाता है। पासवान का मतलब, पासवान एससी है। आरक्षण का मतलब तो प्रतिनिधित्व। हाँ, तो प्रतिनिधित्व का मतलब ये नहीं कि अब एक को पकड़ के रख लिया, वो मनुवादी के गोद में चला गया। दूसरा हमारा समाज का बंदा वो पढ़ा लिखा तैयार है, वो चाहता है समाज का हम की बात करें, मगर उसको अवसर नहीं दे रहे। जो एससी का कोटा है उस पर घेर कर ये बैठे हो, जितने सुरक्षित सीट हैं यही लड़ेंगे। हाजीपुर सुरक्षित है तो वो लड़ जाएंगे। समस्तीपुर बहुत मजबूत थे, आईपीएस पूर्ण तो बहुत मजबूत, तो फिर उनका क्यों सुसाइड करना पड़ा, क्यों इन पे जूता उछाला गया? नहीं, वो ये एक देखिए, हर चीज़ को एक साथ नहीं कर सकते। विश्लेषण करने का तरीका ये है कि हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अलग कीजिए। वर्गीकरण पर जो भी निर्णय आए उसको भले एक वर्ग कह रहा है कि ये इस समूह को तोड़ा गया है, लेकिन मेरा मानना है कि इस समूह के और वंचित तबके को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। दोनों बातें, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर कोटा विद इन कोटा का पक्षधर हूँ। सिर्फ एससी कोटे में नहीं, ओबीसी कोटे में भी मैं चाहता हूँ कि कोटा विद इन कोटा हो। जो मांगे बिहार में हो भी गई, ओबीसी ईबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा, नीतीश कुमार ने वहाँ भी किया, 2 सेक्शन बना दिया। पिछड़ों में क्या था कि एक जाति विशेष के लोग, कोयरी, कुर्मी और यादव। तो आप चाहते हैं आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो जाना चाहिए? नो 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 नो। तो क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? क्रीमी लेयर का मतलब है कि क्रीम ना, जो क्रीम है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, क्रीमी लेयर लगाना शर्त इसलिए ज़रूरी है आरक्षण में कि कोई जाति विशेष का खानदानी वर्चस्व न रहे। 10,000 करोड़ का कोई मालिक है, कोई 5,000 करोड़ का मालिक, वो भी आ रहा उस कोटे से लड़ने के लिए। जो कोटा गरीब दलितों के लिए, केवल आप ये करें दलित दलित बोलकर, फिर मुट्ठी भर रामदास, गरीबी मिटाने की योजना है आरक्षण। आज क्या है, आज मनुवादियों के हाथ के खिलौने हैं रामदास अठावले। रिजर्वेशन कोटा का पूरा बेनिफिट उनके पास आप है। कहना चाह रहे हैं कि गरीबी हटाने की योजना है आरक्षण? मुख्य धारा से लाने की योजना है, गरीबी हटाने की योजना है, कुर्सियों पर जबरदस्ती लाने की योजना। आरक्षण का मतलब आयोग को जबरदस्ती योग्य बनाना है, ये असल आरक्षण का उद्देश्य है। वरना सामाजिक व्यवस्था में उसको कभी कुर्सी दिया ही नहीं जा सकता। आरक्षण कहता है कि नहीं, तुम्हें कुर्सी देनी ही पड़ेगी, इतने % कुर्सी उसको देना पड़ेगा, प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो वो प्रतिनिधित्व भी किसी की बपौती ना बन जाए, मनुवाद की झलक उसमें आती। जब कॉपीराइट हो जाता है ना, जैसे ब्राह्मण उनका कि मेरा सब कुछ, कुर्सी मेरी, फला मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो कॉपीराइट हो जाता है। तो आरक्षण की व्यवस्था में भी अगर मुट्ठी भर परिवार, पूरे भारत के लोग उस पर कुंडली जमा कर बैठ जाएं, तो वो मनुवाद के प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा कोई आंकड़ा डाटा तो है नहीं ना, है ना, सरकार के पास ऐसी राजनीति में तो डाटा है। आप 2 परिवार, मायावती और रामविलास पासवान का नाम ले लेते हैं। नहीं, रामदास अठावले ले लीजिए, प्रकाश पर जिस परिवार का नाम लीजिए वही बैठा हुआ। 4 ही 5 परिवार, तो 4-5 परिवार से पूरी तुलना हो सकती है। बोलिए ना कितने प्रतिशत आबादी है? 20% दलित हैं। अभी जाति जनगणना हो नहीं रहा, आरक्षण मिल रहा 17%, 15 मिल रहा, 15 और 7.5, 22.5, हाँ 15। आबादी है 20% आबादी में। अब आपको दिल्ली का उदाहरण दे देता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मीना का नाम सुने ना, सारे पुलिस महकमे में मीना, सारे जुडिशियरी में मीना। ये मीना कौन है दिल्ली में? कहाँ से आ गए? एसटी है। कहाँ से आ गए? राजस्थान के। दिल्ली में तो एसटी है ही नहीं। राजस्थान से। अब यही मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में कोटा है एसटी का और एसटी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी एसटी बहुत की कहीं आबादी नहीं है, राजस्थान में है। अब आप मीना के सामाजिक स्तर को का अध्ययन करवा लो जाकर। राजस्थान में जाटव चमार सब पीछे हैं उसके, मीना के। जो एससी हैं
वो एसटी से पीछे हो गए। मीना में 50% मीना, कुल आबादी का 50% बता रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली उत्तर प्रदेश के कारण 50% मीना जो है वो मुख्य धारा से जुड़ गया। आईएएस, आईपीएस, यहाँ तो कई डीसीपी अभी मौजूदा में मीना हैं और कई ज्वाइंट सीपी मीना रहे, कई एसएचओ मीना है, कई कांस्टेबल मीना है, कई पर ये सवाल ये है ना सर, जो बैकलॉग है आरक्षण में उसे तो पूरा किया जाए, उसके लिए ये मुद्दा था। यही तो मैं गवई साहब की बात कर रहा हूँ कि जो असल मुद्दा था कि आप उस वैक्यूम को आपने तो पूरा किया नहीं। वो नारा, वो लड़ाई आज भी रह गई। दूसरा, लिटरल एंट्री पर इनको बैन लगाना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सामान्य तौर पर चीफ जस्टिस जो भी रिटायर होते हैं वो गुम हो जाते हैं, वो समाज में फिर आ नहीं पाते हैं। एक परंपरा ऐसी रही है। यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिस राज्यसभा में चले गए वो भी गुम ही हैं, सार्वजनिक जीवन में उनको कभी देखा नहीं गया। तो ऐसा बी.आर. गवई साहब से ये उम्मीद तो हम कर नहीं सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो समाज के लिए कोई बहुत कुछ समय देंगे या सार्वजनिक जीवन में कुछ काम करेंगे, लेकिन हाँ, लिखने पढ़ने का काम तो वो कर ही सकते हैं। जो उनके लंबे एक अनुभव रहे हैं अपने उस न्यायिक पदों पर रहते हुए, उस अनुभव को वो कहीं ना कहीं कलम के माध्यम से बड़े बड़े अखबारों में, लिटरेचरों में लिख सकते हैं और ऐसा करना चाहिए उनको। कुछ किताबें भी उनको लिखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ करेंगे।